हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश है। आप देख रहे हैं हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 75 डे चैलेंज कर रहे हैं और आज हमारा थर्ड डे है। इससे पहले द सेंटेंसेस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। उसमें बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक का हम लोग उसमें चर्चा किए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं विश्वास हो तो एक मेरे वीडियो को देख के देखिए। नहीं अच्छा लगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसमें बहुत डिटेल में हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द वर्ब पे। देखिए, वर्ब चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आए हैं तो बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो ये बात तो याद ही रखिएगा कि बिना वर्ब के आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपसे उम्मीद है कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आई एक्सपेक्ट दैट, ताकि एक क्लास इंटरेक्टिव हो, आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और हमारा वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगे। देखिए, वर्ब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग दो पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग उस डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं द वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब, द वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में, एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हैं तो याद कीजिए, कोई भी, हम आपको बहुत वीडियोस में बता चुके हैं कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वर्ब को रहना भी तय है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, और होगा ही, बहुत ही ऑब्वियस है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का एक्शन, यानी जिस वर्ड से उसका एक्शन, फीलिंग या फिर उसके एग्जिस्टेंस का पता चले, एग्जिस्टेंस का पता चले। ध्यान से सुनिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस का हमें आभास हो, उस वर्ड को हम लोग वर्ब कहेंगे। इस केस में एग्जांपल के तौर पे देखिए, सोनी रीड्स अ बुक। तो ये जो हमारा हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है सोनी। सोनी रीड्स बुक्स। तो सोनी का एक्शन बता रहा है कि व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ रीडिंग अ बुक। फिर इसी तरीके से राम ईट्स स्वीट्स, तो व्हाट ही इज़ डूइंग, उसके एक्शन को बता रहा है कि ही इज़ ईटिंग स्वीट्स। फिर इसी तरीके से आई फील कोल्ड, तो इस केस में भी उसके फीलिंग को बताने की कोशिश कर रहा है। फिर लिख रहा है दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर उसके एग्जिस्टेंस का बात हो रहा है कि दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग, यानी उसके अपने टाइम के, यानी अपने एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि दशरथ वॉज ए ग्रेट किंग। ये तो हो गई बेसिक बातें, वर्ब के डेफिनेशन को हम लोग जो समझे। आइए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि थोड़ा सा वर्ब के बारे में और बता देते तो अच्छा रहता। देखिए, वर्ब जनरली आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, दूसरे को बोलते हैं प्लूरल वर्ब। दूसरे को क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम वीडियोस में बता चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का ABCD उसमें है, ग्रामर का ABCD जिसको कहते हैं ना, वो दो वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हैं। देखिए, तो हम जैसा बता रहे थे कि वर्ब आपको दो फॉर्म में दिखेगा, एक सिंगुलर फॉर्म में, एक प्लूरल फॉर्म में। देखिए, सिंगुलर फॉर्म तो आसान होता है। कैसे कि अगर किसी वर्ब को आप जानते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है, ACIS लगा देना है, वो वर्ब जो बन के तैयार होगा वो फॉर्म होगा सिंगुलर फॉर्म। इसी तरीके से लेकिन प्लूरल का थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। प्लूरल जैसे फॉर एग्जांपल गो है, वेंट है ना, फिर आप गॉन पढ़े होंगे, फिर गोइंग पढ़े होंगे, फिर गोज़ पढ़े होंगे। तो ये गोज़, तो देखिए गो आप वर्ब पहचान लिए तो लास्ट में ACIS लगा दिए तो आपका तो काम बन गया, यहाँ से पता चला कि ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग फॉर्म्स है। तो हम आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि जो गो है वो हमारा रूट वर्ड है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू गो इसका रूट वर्ड होता है, ठीक है, टू गो। और ये गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी आप वर्ड उठा लीजिए जिसका वर्ब का 5 फॉर्म्स आपको नज़र आ रहा हो, 5 फॉर्म बनता हुआ नज़र आ रहा हो, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरीके से फिफ्थ। ये 5 फॉर्म्स अगर बनते हुए नज़र आ रहे हो तो समझिएगा वो हमारा
वर्ब है, पहली बात। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल केस बनता है उसका, ठीक है। आई होप यहाँ तक में आपको समझ आया होगा जो हम आपसे बताना चाह रहे थे। फिर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं कि वर्ब जनरली आपको दो टाइप में दिखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आगे हम लोग वर्ब को और डिटेल में समझेंगे। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो आपको ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज का है। जैसे बी का वॉज वर्ब इसका पास्ट में होता है, प्रेजेंट में इज एम आर होता है। डू का डिड होता है, हैव का हैड होता है, ये पास्ट टेंस है हैड। और हैज़ हैव इसका प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इस पहले आप इस टेबल को कहीं लिख लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं कैन और कुड, कैन कुड मे माइट, ये सब इसके ये सारे जो लिखे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और ऊपर वाले ये बी, डू और हैव ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं वर्ब को। देखिए वर्ब आपको दो टाइप में दिखेंगे, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरीज है। और मेन वर्ब क्या होता है आइए समझते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये जो आप देख रहे थे ये जितने भी आप देख रहे थे ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर, डू डज, हैज़ हैव, वॉज वर, हैड, डिड, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आ जाए तो वो जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं टेंस फॉर्म में होगा, ये बात याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मदद से अगर कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वो टेंस में है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम रेफरेंस देता है, इस बात को याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम रेफरेंस देगा। टाइम रेफरेंस से क्या मतलब हुआ, आप टेंस में बेसिक बातें आप जानते होंगे। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरे को बोलते हैं पास्ट, फिर तीसरे को बोल देते हैं फ्यूचर। ये आप पढ़ते आए होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आए, कुछ नया हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यही इसी में से जो रेफरेंस दे, प्रेजेंट का रेफरेंस दे रहा है या पास्ट का या फ्यूचर का, उस रेफरेंस को हम किस वर्ड से दिखाएं तो उस रेफरेंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के मदद से दिखाते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेन वर्ब होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो वही होता है जो अभी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ते आए हैं, जो एक्शन को बताए या फिर फीलिंग को बताए या फिर किस चीज़ को बताए, एग्जिस्टेंस को बताए। तो एग्जिस्टेंस वाला तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो कहीं ना कहीं हमें बता रहा हूँ। लेकिन एक्शन फीलिंग यानी जो मेन एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ड से हमें मेन एक्शन का पता चल रहा हो, वो कर क्या रहा है, कोई सब्जेक्ट है उसके एक्शन का जो पता चले उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको दो टाइप्स में दिखेंगे, एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स, दूसरे को बोलते हैं मॉडल्स। मेन वर्ब भी आपको दो टाइप में दिखेंगे, एक को बोलते हैं फाइनाइट, दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब आइए थोड़ा सा और हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नाम सुनते ही इज एम आर, ठीक है। आइए अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको दो टाइप में दिखेंगे, प्राइमरी वर्ब्स, दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब्स क्या हो गए, जैसे कि इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, ये बी का फॉर्म है, ये हैव का फॉर्म है, ये डू का फॉर्म है। ये कहीं लिख लीजिएगा टेबल बना के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके मदद से अगर हम इनके बाद इज एम आर के बाद अगर हम, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, इज एम आर के बाद अगर हम मेन वर्ब लगा दे तो वो कैसा फॉर्म होगा, तो आप बताएंगे क्या, वो टेंस फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी है कि अगर आप मॉडल्स के साथ भी अगर मेन वर्ब आप अप्लाई कर देते हैं तो वो जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो टेंस में ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन का कुड, ये पास्ट फॉर्म में हो गया। मे, माइट, विल, वुड, है ना। तो ये कुछ पास्ट फॉर्म है। और ऊपर का जो टेबल तो आप देखे ही होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उस टेबल को आप नोट जरूर किए होंगे। ये मॉडल्स हो गए, ये टोटल 13 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा मेन वर्ब को समझते हैं। मेन वर्ब से मतलब क्या हुआ, मेन एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड, यानी जिससे हमें एक्शन का पता चले उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब आपको दो टाइप में दिखेंगे, एक को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फाइनाइट वर्ब तो बता दो, ये होता क्या है। फिर इसी तरीके से आपके दिमाग में आएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम लोग इसको भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि फाइनाइट वर्ब दो टाइप में होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, एक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। वर्बली समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स उसको कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, इंट्रांजिटिव उसको बोलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं। और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में
कौन कौन क्या करता है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, नाउन प्रोनाउन क्या बनेगा, वो हम आपको वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो फिलहाल इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, ठीक है। आइए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फिर कह रहा है कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आगे हम लोग चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन नॉन फाइनाइट्स के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये 3 टाइप के होते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, ठीक है। इसको भी फिलहाल पेशेंस रखिए, हम एग्जाम्पल में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आता है फाइनाइट वर्ब्स। देखिए हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले सेंटेंस यानी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। फाइनाइट वर्ब, अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, फाइनाइट वर्ब्स उसको बोलेंगे जो सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, या तो नंबर हो जाए, नहीं तो पर्सन हो जाए, या फिर टेंस हो जाए, ठीक है। इन तीनों पे सब्जेक्ट के इन तीनों क्राइटेरियाज पे, तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वर्ब में बदलाव आ जाए, यानी अगर वो वर्ब चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिख रहा है आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई एम अ टीचर में एम है, ही इज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे इज़ है, दे आर प्लेयर्स, यू आर डांसर्स। तो ये जितने भी अंडरलाइन हम किए हैं ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स हुए कि नहीं हुए वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। आई के अकॉर्डिंग एम आ गया, ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, दे के अकॉर्डिंग आर आ गया, यू के अकॉर्डिंग आर आ गया। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब में बदलाव हो जाए, अगर वो वर्ब चेंज हो जाए, दैट मीन्स वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। आई होप यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स एकदम उसी का ऑपोजिट होगा। क्या ऑपोजिट होगा, फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज हो जा रहे थे, नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन फाइनाइट्स बोल देंगे। आइए देखिए, कह रहा है कि अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट पे इसका डिपेंडेंस है ही नहीं, सब्जेक्ट कुछ भी रहे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये चेंज ही नहीं होगा, समझे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट है ना, आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वॉन्ट आ गया। फिर देखिए ही वॉन्ट्स है, दे वॉन्ट है, आई लव है, ही लव्स है, दे लव, लाइक, ही लाइक्स, दे लाइक। समझे कहने का क्या मतलब हुआ। जैसे इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे आप देख रहे हैं लर्न भी कहीं ना कहीं से एक्शन परफॉर्म करता है। वॉन्ट्स के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आपको दिख रहा होगा तो लर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लर्न। यहाँ पे आपको ब्लूमिंग दिख रहा होगा, यहाँ ब्लूमिंग दिख रहा होगा। कम से कम इतना तो हम लोग समझते हैं ना कि आईएनजी वाले जितने भी होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसको होंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आई के अकॉर्डिंग ये वांट में चेंज हो गया, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए आई कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लर्न में कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये हमारे नॉन फाइनाइट्स हो गए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ही वॉन्ट्स टू लर्न, अगेन ही के अकॉर्डिंग ये वॉन्ट्स बन गया। और ये ही क्या है, तो अब आपको हम बताए हुए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब तो है लेकिन कैसा वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। लर्न यहाँ पे देखिए, लर्न में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, ये एज इट इज़ है। इसको तो लर्न्स बन जाना चाहिए ना ही के अकॉर्डिंग, लेकिन ये तो बना ही नहीं, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉन फाइनाइट। इसी तरीके से दे है, दे हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वॉन्ट आया, प्लूरल वर्ब आया, तो ये तो चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट। लेकिन क्या लर्न चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ये हमारा क्या बन गया, नॉन फाइनाइट, समझे। तो इस केस में हम लोग वांट, वांट्स और वांट ये तीनों हमारे फाइनाइट वर्ब्स थे, और ये टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न ये हमारे नॉन फाइनाइट्स थे। अब याद कीजिए, थोड़ा सा हम आपको एडवांस लेवल पे ले चलते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट्स होते थे, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। तो ये जो आप देख रहे हैं टू लर्न, ये भी तो वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट तो है लेकिन ये क्या है, ये वर्ब ही है, टू लर्न। तब आपके दिमाग में आएगा सर थोड़ा सा बता दीजिए टू लर्न क्या है। तो देखिए टू लर्न क्या है,
टू लर्न इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है। देखिए इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, जो आगे तो हम लोग चर्चा करेंगे, ही घबराने की बात नहीं है, जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहे उसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या हम लोग समझे? सबसे पहले तो ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट कैसे है? क्योंकि ये सब्जेक्ट पे डिपेंडेंस इसका है ही नहीं। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव किसका भाई है? नॉन फाइनाइट से ही निकला हुआ इन्फिनेटिव है। ठीक है, आगे देखिए, आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे तो क्या कह रहा है? आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर। तो आप बताइए इस केस में आपको क्या दिख रहा है? ही के आई के अकॉर्डिंग लव बदल गया। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग लव्स आ गया, दे के अकॉर्डिंग लव। तो ये तो फाइनाइट वर्ब्स हो गए, ये बात हम लोग समझ गए। और ये जो ब्लूमिंग है, ब्लूमिंग आप जानते हैं आईएनजी जिसमें भी रहता है वो वर्ब होता है। ये ब्लूमिंग हमारा वर्ब हो गया। लेकिन आई से इसका कोई रिश्ता है क्या? नहीं है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है आई के साथ। ये अपने मतलब ये समझिए कि मस्त मौला है, इसका कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से। फिर इसी तरीके से ही लव्स अ ब्लूमिंग, ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। अगेन इसमें भी इसका कोई लेना देना नहीं है। दे लव अ ब्लूमिंग फ्लावर, इसमें भी ये चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्लूमिंग आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये नॉन फाइनाइट्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये बात आप समझ गए। ब्लूमिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट में भी ये क्या है? तो आइए एक बार फिर से हम आपको ऊपर ले चलते हैं। इन्फिनेटिव हम लोग समझ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं पार्टिसिपल, ये वही है पार्टिसिपल। ब्लूमिंग क्या है हमारा? यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लूमिंग हमारा पार्टिसिपल है। ये कैसे हम समझें कि पार्टिसिपल है? तो देखिए, आप बोल रहे होंगे सर ये तो वर्ब जैसा दिख रहा है। तो याद रखिएगा, ऊपर में क्या हम लोग पढ़े थे? एक पार्टिसिपल पढ़े थे। तो पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो हम समझ गए थे कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल और जेरेंट, थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं। तो पार्टिसिपल और जेरेंट का क्या क्राइटेरिया है कि ये वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म में तो दिखेंगे, वर्ब जैसे तो दिखेंगे, लेकिन ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। तो जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलेंगे। और ये कंटिन्यूअस टेंस आगे जो हम लोग बात करेंगे, आइए, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस फॉर्म में तो दिखे लेकिन एक्शन किस चीज़ का परफॉर्म करेगा? एडजेक्टिव का, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पार्टिसिपल बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं? पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस केस में देखिए, ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, ये तो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ब्लूमिंग। तो ये इस केस में जो ब्लूमिंग आया वो पार्टिसिपल है। फिर आगे आई लाइक सिंगिंग, अगेन ये आई के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही के अकॉर्डिंग लाइक्स आ गया, दे के अकॉर्डिंग लाइक आ गया। ठीक है, ये फाइनाइट हो गए, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये हमारा क्या बन गया? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो सिंगिंग, अगेन फिर से आपके दिमाग में आ गया सर सिंगिंग तो देख ही रहे हैं, लेकिन सिंगिंग क्या है? ये नॉन फाइनाइट है, बदल रहा है, नहीं बदल रहा है क्या? तो देखिए, हम अभी बताएं कि पार्टिसिपल के केस में क्या होता था, जो कंटिन्यूअस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में तो दिखे लेकिन काम किस चीज़ का करें? एडजेक्टिव का। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात याद रख लीजिएगा, आगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगेन अब हम लोग का क्या बच गया है? नॉन फाइनाइट्स में जेरेंट बच गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म में तो दिखे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में तो दिखे, लेकिन काम किस चीज़ का करे? तो नाउन का काम करे। किस चीज़ का काम करेगा? नाउन का। यानी वर्ब का ऐसा फॉर्म जो कंटिन्यूअस में दिखे लेकिन एक्शन परफॉर्म करे नाउन का, उसको हम लोग जेरेंट कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? जेरेंट कहने वाले हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है, सिंगिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इससे ज़्यादा अभी हम लोग को कुछ नहीं समझना है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक कर देंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सराह रहे हैं हमारे काम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।